नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज और आप सुन रहे हैं जीएनएस हॉरर स्टोरीज, वो भी मेरी जुबानी। आपने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो यह बात सुनी होगी कि आज के टाइम पर बाहर के दुश्मनों से ज्यादा इंसान को अपने अगल बगल के लोगों से ज्यादा खतरा है। फिर चाहे वह हमारे दोस्त हो या हमारे कोई परिवार के लोग हो या फिर कोई पड़ोसी हो, आज के समय पर इंसान को सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों से खतरा रहता है। क्योंकि इंसान बाहर के दुश्मनों को तो पहचान सकता है, लेकिन अपने अगल बगल में बैठे अपनों के चेहरे के पीछे छिपे दुश्मन को कभी भी नहीं पहचान सकता, जिसे आम भाषा में गुप्त शत्रु कहा जाता है। और कभी कभी यह गुप्त शत्रु इंसान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं कि वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसकी अगल बगल में रहने वाले लोग, जिन्हें वह कहीं ना कहीं अपना ही मानता है, और वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो लोग उसकी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अक्सर होता रहता है कि हमारे अगल बगल में रहने वाले लोग ही कभी कभी हमारी जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर देते हैं कि आप लोग भी शायद ऐसी कई घटनाओं से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, क्योंकि आजकल आए दिन अखबार और न्यूज चैनल्स पर ऐसी डरावनी घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। और यह भी हो सकता है कि आपके अगल बगल में ही कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो, या फिर यह भी हो सकता है कि आपके साथ ही हुआ हो। आज की हमारी जो कहानी है वह एक ऐसी ही खतरनाक और डरावनी घटना के बारे में है, जिसको सुनने के बाद आप अपने अगल बगल के लोगों से थोड़ा सावधान हो जाओगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि हमारे अगल बगल में जो लोग रहते हैं वह हमारे लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, और मौका मिलने पर वह हमारी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वह महाराष्ट्र के जालना शहर के रहने वाले सूरज की है। तो चलिए अब यह कहानी सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं महाराष्ट्र के जालना शहर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं सांगली में मेरी नानी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सपना है जो कि मेरे सरकारी नौकरी लगने पर ही पूरा हो सकता है, और वह सपना क्या है और क्यों है यह आपको कहानी के अंत तक पता चल जाएगा। आज जिस डरावनी और खतरनाक घटना के बारे में मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, यह उस वक्त की है जब मैं जालना में अपने घर पर रहकर ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। और वह घटना इतनी खतरनाक और डरावनी थी कि उसी की वजह से मैं अपने घर को छोड़कर अपनी नानी के यहाँ पढ़ाई करने के लिए आ गया। और उस घटना की वजह से आज मेरा पूरा परिवार बहुत सी परेशानियों को झेल रहा है। दरअसल उन दिनों सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं जालना में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहा था और उस वक्त मेरे घर में टोटल 8 सदस्य थे। मैं, मेरी दादी, मेरे पापा और मम्मी, चाचा चाची और उनके 2 बच्चे। मेरे पापा और चाचा की जालना में ही हार्डवेयर की दुकान है, तो उन दिनों वो दोनों तो सुबह होते ही दुकान पर निकल जाया करते थे और मैं भी लगभग सुबह के 9 बजे तक कॉलेज चला जाता था। अब घर पर सिर्फ हमारे घर का महिला मंडल और चाची के 2 बच्चे ही रहते थे। उन दिनों हमारे घर के सामने जो मकान था वह खाली पड़ा था, उसमें कोई भी नहीं रहता था। उसके जो मकान मालिक थे वो जालना से बाहर रहते थे। लेकिन एक दिन उनका पापा के पास कॉल आता है और वह उन्हें बताते हैं कि जल्द ही आपके पास नए पड़ोसी रहने आने वाले हैं। तब पापा ने उनसे पूछा कि कौन आने वाला है, तो उन्होंने बताया कि उस मकान में किराए पर एक फैमिली रहने के लिए आ रही है। और उन्होंने पापा से मजाक करते हुए कहा कि अब तो मैंने आपके लिए पड़ोसियों का इंतजाम कर दिया है। साथ ही वह पापा से कहते हैं कि उनके ऊपर थोड़ी नजर ही रखना, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे फोन कर देना। जिस दिन यह बात हुई थी उसके कुछ ही दिन बाद हमारे घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और कुछ लोग उस दिन उस मकान की साफ सफाई कर रहे थे, जिनको देखकर मैं समझ गया था कि
शायद यह वही नए किराएदार हैं जिनके बारे में उन अंकल जी ने पापा को बताया था। फिर 1-2 दिन बाद तो हमें इस चीज का कंफर्म हो ही गया था कि वह लोग अब उस मकान में रहने लग गए हैं। लेकिन हमें अजीब बात यह लग रही थी कि वह लोग दिन के समय कभी भी अपने मकान से बाहर नहीं निकलते थे और ना ही किसी से ज्यादा बातचीत करते थे। तभी एक दिन उस मकान मालिक का पापा के पास फिर से फोन आता है और वह उस किराए पर रहने वाली फैमिली के बारे में पापा से पूछते हैं। तो पापा तो उनसे कह देते हैं कि भाई यह लोग तो बहुत ही ज्यादा शरीफ लग रहे हैं, पूरे दिन भर ना ही तो अपने मकान से बाहर निकलते हैं और ना ही किसी से बातचीत करते हैं। लेकिन पापा को क्या पता था कि जिनको वह शरीफ और समझदार समझ रहे हैं वही लोग आगे चलकर हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बनने वाले थे और उन्हीं की वजह से हमारे साथ एक इतनी डरावनी और भयंकर घटना होने वाली थी जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल जब वह लोग उस मकान में रहने के लिए आए तो शुरू में तो हमें सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दिन भर वह लोग अपने मकान से बाहर भी नहीं निकलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे रात के समय उनके घर से कुछ अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी। कभी तो उनके घर से पायल की ऐसी आवाज आती थी जैसे रात के समय कोई पहनकर दौड़ रहा हो, और कभी कभी रात के समय किसी के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आती थी। अब शुरू में तो हम लोगों ने इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वह सब घटनाएं बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी होती है और मेरे पापा मुझे उस सामने वाले घर पर जाकर उन लोगों को शाम के वक्त हमारे घर खाने पर इनवाइट करके आने के लिए कहते हैं। तभी मैं उन लोगों के घर पर जाता हूँ और जब मैं उनके घर पर गया तो उनके घर का दरवाजा बाहर से बंद था। तभी उस दरवाजे को देखकर मैंने सोचा कि शायद वह लोग आज घर पर नहीं है। अभी मैं वहां से लौटने ही वाला था कि तभी मुझे उस घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर मुझे यह कंफर्म हो गया था कि घर के अंदर कोई तो है। इसके बाद मैंने उस दरवाजे को बाहर की तरफ से खोला, लेकिन वह दरवाजा अंदर की तरफ से लॉक था। तभी मैंने उस दरवाजे को खटखटाया। काफी देर तक खटखटाने के बाद दरवाजा खुला, लेकिन जब दरवाजा खुला तो मैं चौंक गया, क्योंकि वहां पर दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था, बल्कि मुझे ऐसे लगा कि वह दरवाजा अपने आप ही खुल गया है। जब मैं उस घर के अंदर गया तो उस घर के अंदर का नजारा देखकर मैं चौंक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है, क्योंकि वह घर बाहर से दिखने में जितना साफ सुथरा था, अंदर से उससे कई गुना ज्यादा गंदा था। जब मैं उस घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि उस घर में हर तरफ जाले लगे हुए हैं और पूरे घर में चारों तरफ धूल ही धूल हो रखी है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से वहां पर किसी ने झाड़ू ही ना निकली हो। और मेरे सबसे ज्यादा होश तो तब उड़े जब मैंने देखा कि उस घर के आंगन के एक कोने में मरे हुए जानवरों के कंकालों का ढेर लगा हुआ था। और जब मैं थोड़ी बहुत हिम्मत करके उस घर के थोड़ा और अंदर गया, तब मैंने देखा कि उस घर के बरामदे में मरे हुए कबूतर लटक रहे हैं और फर्श पर चारों तरफ खून के छींटे हो रखे हैं। उस घर की यह हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई हैवान रहते हो। वह सब देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ और वहां पर किसी को बिना कोई आवाज लगाए ही मैं अपने घर पर जाने के लिए वापस मुड़ता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मेरे पीछे की तरफ मुड़ता हूँ तो मुझे वहां पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है और मेरी नजर उसकी तरफ पड़ते ही वह मुझसे पूछती है कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मैं उससे कहता हूँ कि मैं आपके सामने वाले घर में ही रहता हूँ और आज हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी है, तो मेरे पापा ने आप लोगों को शाम के वक्त खाने पर बुलाया है। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वह औरत अचानक से जोर जोर से हंसने लगती है और उसे इस तरह से हंसता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। तभी मैं उससे बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगता हूँ तो अचानक से वह औरत मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझसे कहती हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो मैं उससे कहता हूँ कि अपने घर। तभी वह मुझे एक अजीब सी आवाज में कहती हैं कि यहाँ पर लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन अपनी मर्जी से यहाँ से जा नहीं पाते। उस औरत की मुझे यह बात कुछ समझ नहीं आती है। तभी मैं उससे कहता हूँ कि यह आप कैसी बातें कर रही हो। अभी मैंने उस औरत से इतना कहा ही था कि तभी उसने अचानक से मेरा गला पकड़ लिया और उसने मुझे मेरे गले के बल हवा में ऊपर की तरफ उठा दिया। इसके बाद वह अजीब तरीके से गुर्राते हुए
मुझसे कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज तुम कहाँ आ गए हो। आज तुम खुद अपनी मौत के दरवाजे पर चलकर आए हो। अब मेरी सांस उखड़ने लगी थी। मैं सोच रहा था कि इस औरत में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, जो इसने मुझे इस तरह से इतनी ऊपर मेरा गला पकड़कर उठा दिया है। इसके बाद उस औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है और कुछ ही देर बाद वह एक विकराल रूप ले लेती है, जो दिखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई चुड़ैल या फिर डायन है। अब मुझे समझ आ गया था कि आज मैंने इस घर में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी उस चुड़ैल ने अचानक से मेरे गले को छोड़ दिया, जिसके बाद मैं धड़ाम से वहीं पर नीचे गिर पड़ा और मेरे नीचे गिरते ही वह मेरे एक पैर को पकड़ती है और मुझे घसीटते हुए अंदर की तरफ एक कमरे में ले जाती है। जब वह मुझे उस कमरे में घसीटते हुए लेकर जा रही थी तो उसके पीछे से अलग अलग कमरों से कुछ और भी लोग निकल कर आ रहे थे और अब वह सभी लोग उसके पीछे पीछे उस कमरे में आते हैं। लेकिन जब मैंने गौर से उन लोगों की तरफ देखा तो उनके चेहरे भी उस चुड़ैल की तरह ही दिखने में बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे और आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त तक मेरी क्या हालत हो चुकी थी। ना ही तो उस वक्त मेरे मुंह से कुछ आवाज निकल रही थी और ना ही मेरे हाथ पैर काम कर रहे थे। मैं चिल्लाकर अपने घर वालों को वहां पर बुलाना चाहता था, लेकिन मेरे हलक से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वहां पर उस बड़ी चुड़ैल के पीछे एक लड़की की तरह दिखने वाली छोटी चुड़ैल थी, जो उससे कहती हैं कि अरे वाह, आज तो लाजवाब खाने का इंतजाम हुआ है। उसके इतना कहते ही वह सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वह पूरा कमरा अब उनकी हंसी से ही गूंज रहा था। उन लोगों को इस तरह से हंसता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। अब मेरी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब थोड़ी ही देर में मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं यहीं पर मर जाऊंगा। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने जाला सा आने लगता है और धीरे धीरे मेरी नजर धुंधली होने लगती है और मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जब मुझे होश आता है तो मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था। अब भी मैं उसी कमरे में पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब भी मेरे डर का स्तर 7वें आसमान पर था। अब मुझे कि किसी भी तरह से बचकर वहां से निकलना था। तभी मैंने मेरी जेब को टटोलना शुरू किया, लेकिन उस वक्त मेरी जेब में मेरा फोन नहीं था। तभी मैंने सोचा कि मेरे पास यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक मौका है। वह चुड़ैल यहाँ पर किसी भी वक्त आती ही होंगी। लेकिन मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर मैं बेहोश हो गया था तो फिर उन लोगों ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। लेकिन मैंने तो मन ही मन भगवान का शुक्रिया ही किया कि मैं अब तक जिंदा हूँ, और उसके साथ ही मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अगर अब तक मुझे जिंदा रखा है तो मुझे यहाँ से किसी भी तरह बाहर भी निकालो और मेरी जान बचाओ। अभी मैं आंख बंद करके भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जब मैंने आंख खोली तो मेरी नजर उस कमरे की दीवार पर ऊपर की तरफ गई, जहां पर मुझे बाहर की तरफ से एक छोटी सी रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर मैं समझ गया था कि यह शायद इस कमरे का रोशनदान है। और जब मैंने उस दीवार को कान लगाकर गौर से बाहर की आवाज को सुना तो मुझे बाहर की तरफ मोटर गाड़ियों के आने जाने की आवाज सुनाई दे रही थी, और उस आवाज को सुनकर मैं समझ गया कि यह मेरे मोहल्ले की गली वाली सड़क है और शायद अब तक रात हो चुकी है। इसी वजह से सड़क के बाहर की रोशनी इस रोशनदान से होते हुए कमरे की दीवार पर गिर रही है। लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि मैं शाम के वक्त घर से आया था और अब तक तो घर वाले भी मुझे ढूंढकर परेशान हो रहे होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि इस वक्त मेरे पास इन सब बातों को सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे सबसे पहले किसी भी तरह इस कमरे से बाहर निकलना है। लेकिन वह जो रोशनदान था वह काफी ऊपर था और वह कमरा बिल्कुल पूरा खाली था। उस रोशनदान तक पहुंचने के लिए उस कमरे में कुछ भी सामान नहीं पड़ा हुआ था। तभी मैंने मेरा थोड़ा दिमाग लगाया और अपने पैरों से अपने जूतों को निकाला और उन दोनों जूतों की डोर को आपस में बांधकर उनको अपने गले में लटका लिया, क्योंकि मैं अपने किसी भी सामान को उस कमरे में नहीं छोड़ना चाहता था। क्योंकि मैंने सुना था कि हमारी कोई भी चीज अगर इन बुरी शक्तियों के हाथ लग जाती है तो यह हमारे साथ कुछ भी बुरा कर सकती है। इसके बाद मैं उस दीवार से चिपककर अपने हाथ की हथेलियां और पैरों के बल पर ऊपर दीवार के उस रोशनदान की तरफ चढ़ने लगता हूँ। लेकिन उस वक्त डर के मारे मेरे पूरे शरीर पर काफी ज्यादा पसीना आ रहा था और उस बंद कमरे में काफी ज्यादा गर्मी भी थी।
इसी वजह से पसीने से मेरे हाथ बार बार उस दीवार से फिसल रहे थे, इसलिए मुझे उस दीवार पर चढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर मैंने किसी तरह अपने पसीने को पोंछते हुए उस दीवार पर चढ़ना जारी रखा और काफी देर तक कड़ी मशक्कत करने के बाद मैं उस रोशनदान तक पहुंच गया। लेकिन उस रोशनदान तक पहुंचते ही मेरी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि उस रोशनदान में जाली लगी हुई थी। लेकिन जब मैंने उस रोशनदान की जाली को छूकर देखा तो मुझे महसूस हुआ कि यह सीमेंट वाली जाली है। तभी मैंने उस जाली को अपने हाथ से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूट ही नहीं रही थी। तभी मैंने सोचा कि अगर इस जाली को तोड़ते हुए मेरा हाथ टूट गया तो हाथ तो फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आज मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाया तो शायद मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। तभी मैंने अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर उस जाली पर मुक्के मारना शुरू किया। अब मेरे हाथ से काफी ज्यादा खून बहने लगा था, लेकिन वह जाली टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर काफी देर मारते ही रहने की वजह से वह जाली टूट जाती है। अब मैं किसी तरह उस जाली से बाहर की तरफ निकलता हूँ, लेकिन जब मैंने मेरी नजरें नीचे की तरफ घुमाई तो देखा कि वह जाली सड़क से काफी ज्यादा ऊपर थी। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदूं तो मेरे हाथ पैर जरूर टूटेंगे, लेकिन मुझे किसी भी तरह अपनी जान बचानी थी, इसीलिए मैं वहां से नीचे कूद जाता हूँ। और नीचे कूदते ही जैसा मैंने सोचा था ठीक मेरे साथ वैसा ही होता है। मेरा एक पैर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और अब मैं उस पैर को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। पर मैं किसी तरह हिम्मत करके उस पैर को घसीटते घसीटते अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता हूँ। जब मैं अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि घर में बड़ी ही आराम से पार्टी चल रही है, सभी लोग खाना खा रहे हैं। तभी मैं अपने मन ही मन में सोचता हूँ कि यार यह कैसे घर वाले हैं, मैं इतनी देर से घर से गायब हूँ और इन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अभी मैं वहां पर खड़ा खड़ा यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी दादी की नजर मेरे ऊपर जाती है और वह मेरा नाम लेकर चिल्लाती हैं कि अरे सूरज तू। और दादी के इतना बोलते ही वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजरें मेरी तरफ जाती हैं। इसके बाद मेरी हिम्मत टूट जाती है और मैं रोते हुए मेरे घर के आंगन में गिर पड़ता हूँ। तो सभी लोग दौड़कर मेरे पास आते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे घर वाले मेरे पास दौड़कर आते हैं तो पीछे की तरफ खाना खा रहे लोगों में से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। और जब उस आवाज को सुनकर सभी ने अपनी नजरें उस तरफ घुमाई तो सामने की तरफ का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने की तरफ वही चुड़ैल थी और उसके पीछे उसकी वह पूरी फौज। अब तक तो वह चुड़ैल बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका वह रूप बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े उन सभी लोगों का जो उस वक्त उस कमरे में उस चुड़ैल के साथ थे, जब मैं वहां उस कमरे में उनके कब्जे में था। अब घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी आंखों के सामने यह क्या देख रहे हैं। तभी अचानक से पता नहीं मेरी दादी को क्या होता है और वह भागकर हमारे घर का जो मंदिर था वहां पर जाती हैं और वहां पर मंदिर से कुछ भभूत उठाकर लाती हैं और हमारे घर के पूरे आंगन में छिड़कने लगती हैं। अब दादी के ऐसा करते ही उस चुड़ैल के पीछे जो उसके सभी साथी खड़े हुए थे वह तो अजीब तरीके से चिल्लाते हुए दौड़कर हमारे घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वह बड़ी चुड़ैल अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी और मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से गुर्राते हुए मुझसे कह रही थी कि तू इस तरह से हमारे चंगुल से नहीं बच सकता। तुझे क्या लगता है कि तूने यहाँ आकर अपनी जान बचा ली? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बल्कि तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस चुड़ैल के इतना कहने के बाद मेरी दादी अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ाती है और जो बची हुई भभूत थी उस पूरी की पूरी भभूत को उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है और दादी के ऐसा करते ही वह चुड़ैल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उस चुड़ैल ने चिल्लाते हुए अचानक से दादी के सिर पर बहुत तेज वार किया और दादी वहीं पर धड़ाम से आंगन में गिर गई। दादी के फर्श पर गिरते ही वह चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है। उस वक्त मोहल्ले के भी कई लोग हमारे घर पर मौजूद थे और इस नजारे को देखकर उनके भी होश उड़े हुए थे। तभी मेरे चाचा जी भागकर दादी के पास जाते हैं और जब वह दादी को उठाते हैं तो दादी के सर से बहुत तेज खून निकल रहा था। तभी घर वाले मुझे और दादी को तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में मेरे तो टूटे हुए पैर पर प्लास्टर कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि दादी की हालत काफी ज्यादा गंभीर है, वह कोमा में चली गई है। जब मैं अस्पताल में था तब पापा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ यह सब कैसे हुआ।
तब मैंने पापा को सारी बात बताई। फिर मैंने पापा से पूछा कि उस दिन अगर मैं रात तक घर पर नहीं लौटा था तो आप लोगों ने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, और आप लोगों को मेरी चिंता क्यों नहीं हुई कि अब तक मैं घर पर क्यों नहीं लौटा। तब पापा मुझसे कहते हैं कि तुम ही ने तो फोन करके मुझसे कहा था कि तुम्हारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और तुम उसे लेकर अस्पताल जा रहे हो और तुम्हारा सुबह तक आना होगा। आज शाम पार्टी में तुम शामिल नहीं हो पाओगे। तब मैंने पापा से कहा कि मैंने तो आपको कोई भी कॉल नहीं किया था, बल्कि जब मैं उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उस वक्त तो मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। लेकिन इसके बाद पापा ने मुझे जो कहानी बताई उसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पापा ने मुझे बताया कि उस दिन शाम होते ही उस घर में रहने वाली वह चुड़ैल हमारे घर पर आई थी। वह अकेली नहीं आई थी, बल्कि अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेकर आई थी और उसने हमारे घर पर आकर मेरे पापा से कहा कि हम लोग सामने वाले उस नए मकान में रहते हैं और आपका बेटा सूरज आज हमें आपके घर पर खाना खाने के लिए इनवाइट करके गया था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तभी पापा ने उनसे कहा कि हाँ, मैंने ही उसे भेजा था, आप लोग आइए और खाना खाइए। तब मैंने पापा से कहा कि इसका मतलब वह चुड़ैल इंसानी रूप लेकर हमारे घर पर खाना खाने के लिए आई थी। इसके साथ ही मैं पापा से कहता हूँ कि क्या आपने उस मकान मालिक को फोन करके इस घटना के बारे में नहीं बताया? तब पापा ने मुझसे कहा कि मैंने किया था। उसको फोन यह कहने के लिए किया था कि क्या इंसानों की कोई कमी पड़ गई थी जो वह भूतों और चुड़ैलों को मकान किराए पर देने लगा है। लेकिन जब मैंने उसके फोन पर कॉल किया तो मुझे पता चला कि उसकी अभी कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी है। पापा के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा चौंक गया था। मुझे लगा कि कहीं उस चुड़ैल ने ही तो उस मकान मालिक को नहीं मार दिया। अब इस हादसे को 142 दिन बीत चुके थे। तब तक डॉक्टरों ने मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दी थी, लेकिन तब तक मेरी दादी कोमा में ही थी और उन्हें अस्पताल में ही रखा गया था। तो मेरे चाचा ने मेरे पापा से कहा कि आप सूरज को लेकर घर चले जाओ, माँ के पास मैं रुकता हूँ। इसके बाद सभी घर वाले मुझे लेकर घर पर आ जाते हैं। लेकिन हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग दादा रहते हैं जो उस दिन वह घटना जब हमारे घर पर हुई थी तब वह वहीं पर मौजूद थे और वह हम लोगों के घर पर आते ही मेरे पापा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों का घर पर आने का इंतजार ही कर रहा था। वह पापा को बताते हैं कि मेरी नजर में एक बहुत ही सिद्धि प्राप्त किए हुए अघोरी है और वह अपनी सिद्धि का उपयोग सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही करते हैं। तुम्हें भी एक बार उनको अपने घर पर बुलाकर उस डरावनी घटना की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। हो सकता है वह चुड़ैल फिर से तुम्हारे घर के किसी सदस्य पर हमला कर दे। तभी पापा उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप उन्हें बुलाइए। इसके बाद वह अघोरी हमारे घर पर आते हैं। दरअसल वह रात के वक्त हमारे घर पर आए थे, लेकिन जैसे ही वह अघोरी बाबा हमारे घर पर आए तो उनके आते ही उस सामने वाले मकान में से अजीब तरीके से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। उसके बाद उन अघोरी बाबा ने हमें बताया कि वह तो कोई भगवान का करिश्मा ही था जो उस दिन आप लोगों की जान बच गई, वरना वह चुड़ैलों की पूरी पलटन आप लोगों को मारने के लिए ही यहाँ पर आई थी। उस दिन अगर आपका यह लड़का सही समय पर यहाँ पर नहीं पहुँचता तो थोड़ी ही देर में वह चुड़ैलों की पलटन यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार देती। उस दिन उस पार्टी में वह रात के 12 बजने का इंतजार कर रही थी। अगर रात के 12 बजे तक आपका यह लड़का यहाँ पर नहीं आता तो वह आप सभी लोगों को मार देती। इसके बाद उन अघोरी बाबा ने उन चुड़ैलों के बारे में जो बताया उसे सुनकर मेरे पूरे घर के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। उन्होंने हमें बताया कि वह चुड़ैल फिर से हमारे घर के किसी भी सदस्य पर हमला कर सकती है। उनसे बचने के लिए हमें हमारे घर पर हवन कराना होगा। उन्होंने हमें बताया कि आपके घर के किसी एक सदस्य ने उनकी दुनिया में जाकर उनको छेड़ दिया है और अब वह आप लोगों का पीछा बिल्कुल भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद पापा ने उन अघोरी बाबा से पूछा कि आखिर यह चुड़ैल थी कौन और यह हमसे क्या चाहती है। तब उन अघोरी बाबा ने बताया कि यह एक पूरा परिवार था जो आज से कुछ साल पहले किसी दूसरे शहर में रहता था, लेकिन उस घर की जो मुखिया थी वह किसी तंत्र विद्या को सीखने के चक्कर में आ जाती है और इस तंत्र विद्या के चलते वह अपने पूरे घर वालों के साथ अपने ही घर में फांसी लगाकर मर जाती है। तभी से उन लोगों की आत्मा इधर से उधर भटक रही है। वह मरने के बाद भी जिंदा इंसानों की तरह एक शहर से दूसरे अनजान शहर में जाते हैं और किसी जिंदा इंसान की तरह ही रहकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं।
लेकिन वह सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो उनकी दुनिया में अपनी मर्जी से प्रवेश करता है। और उस दिन आपने अपने लड़के को उनके घर पर भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मरने के बाद उस घर के सभी लोग चुड़ैल, डायन और पिशाच का रूप ले चुके हैं। यहाँ तक तो अघोरी बाबा ने जो कुछ भी बताया वह सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके आगे उन्होंने जो बात बोली उसे सुनकर हम सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने हमसे कहा कि अब अगर उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया है तो वह किसी एक इंसान की बलि तो आपके परिवार में से लेकर ही रहेंगी, और उन्होंने पहले से ही उस इंसान के ऊपर हमला कर दिया है। इसके बाद पापा ने उनसे पूछा कि आप किस इंसान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपकी माताजी, यानी कि वह मेरी दादी के बारे में बात कर रहे थे। उन अघोरी बाबा ने हमसे कहा कि आपकी दादी बहुत बहादुर इंसान थी, उस दिन उन्हीं की वजह से आप सभी लोगों की जान बच गई। अगर उस दिन वह अपनी बहादुरी दिखाकर मंदिर का वह बबूत उस चुड़ैल पर नहीं फेंकती तो उस दिन बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। लेकिन अब आपकी दादी आपका साथ छोड़ चुकी है। उस चुड़ैल ने उनके ऊपर इतना खतरनाक वार किया था कि अब उनका जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल है। अब वह सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है। अघोरी बाबा के मुंह से यह बात सुनकर पापा तो वहीं पर रोने लग गए थे। इसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसके ठीक 3 दिन बाद ही मेरी दादी हम सभी को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। दादी के जाने के बाद पापा ने कहा कि अब मैं मेरे घर के किसी भी और सदस्य को नहीं खोना चाहता। इसीलिए जैसा उन अघोरी बाबा ने बताया था, हमारे घर पर वैसे ही हवन करवाया गया। हवन के बाद उन्होंने पापा से मेरे लिए कहा कि आप अगर इसे इस शहर से दूर ही भेज दो तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब तक यह यहाँ पर रहेगा इसके ऊपर खतरा बना रहेगा। और इसी वजह से मैं अपने घर से दूर सांगली में अपनी नानी के यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।